गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर व्याकरण में। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, एकांकी का उद्भव एवं विकास। एकांकी का सामान्य अर्थ है एक अंक वाला। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाला। नाटक में कई अंक होते हैं पर एकांकी में एक ही अंक होता है। एकांकी एक अंक का सीमा रूप है जिसमें आकार एवं समय की लघुता का ध्यान रखा जाता है। एकांकी एक अंक का सीमा रूप है जिसमें आकार एवं समय की लघुता का ध्यान रखा जाता है। एकांकी में जीवन की किसी एक घटना, एक पक्ष या एक समस्या का ही चित्रण होता है। एकांकी की घटना कौतूहलवर्धक, प्रभावपूर्ण और अंतर्द्वंदमयी होनी चाहिए तथा अंत प्रभावपूर्ण और आकस्मिक होना चाहिए। एकांकी में स्थान एवं काल तथा प्रभाव एवं वस्तु की एकता पर ध्यान देना चाहिए तथा यथार्थ जगत से होनी चाहिए। आदर्शवाद का रूप थोपा हुआ नहीं लगना चाहिए। पात्र सीमित एवं कथा से पूर्णता संबंध होना चाहिए। एकांकी की परिभाषा उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने एकांकी को निम्नलिखित ढंग से परिभाषित किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार एकांकी नाटकों में अन्य प्रकार के नाटकों से भिन्न विशेषताएं होती हैं। इनमें एक ही घटना होती है और वह घटना नाटकीय कौशल से कौतूहल का संचय करती है, चरम सीमा तक पहुंचती है। इसमें कोई प्रधान प्रसंग नहीं रहता। विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित हो उठती है। इसमें लता की भांति फैलने की विशृंखलता नहीं है। उपेंद्र नाथ दास के अनुसार बड़े बड़े नाटकों की तुलना में एकांकी जीवन के एक अंश का पृथक विच्छिन्न रूप उपस्थित करती है, जीवन की एक झांकी मात्र देती है। विभिन्नता के बदले एकीकरण, विशृंखलता के बदले एकाग्रता, पूर्णता के बदले अपूर्णता, फैलाव के बदले सिमटाव, विस्तार के बदले संक्षिप्तता इसके गुण हैं। एकांकी लेखक किसी मूलभूत चार को उसकी समस्त संभावनाओं के साथ व्यक्त नहीं करता, उसका संकेत मात्र करता है। उदय शंकर भट्ट ने एकांकी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एकांकी में जीवन का एक अंश, परिवर्तन का एक लक्षण और प्रकार के वातावरण से प्रेरित एक झोंका दिन में एक घंटे की तरह, मेघ में बिजली की तरह, बसंत में फूल के हास्य की तरह व्यक्त होता है। ये मतलब उदय शंकर भट्ट ने एकांकी को कैसे परिभाषित किया है। एकांकी में जीवन का एक अंश होता है। एकांकी में जीवन का एक अंश होता है, परिवर्तन का एक क्षण होता है। इस प्रकार के वातावरण से प्रेरित एक झोंका दिन में एक घंटे की तरह, मेघ में बिजली की तरह, बसंत में फूल के हास्य की तरह व्यक्त होता है। यह है एकांकी। उदय शंकर भट्ट की, इसे याद कर लीजिएगा, ये छोटी है तो याद हो जाएगी। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार एकांकी में एक अंक विस्तार की सीमा कहानी जैसी जीवन का एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा उद्दीप्त क्षण, एकता, एकाग्रता और आकस्मिकता की अनिवार्यता, संकलन त्रय का साधारणतः पालन, प्रभाव वस्तु का ऐक्य होना चाहिए। डॉक्टर सद्गुरु शरण अवस्थी ने एकांकी पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए कहा है कि एकांकी नाटक का सुनिश्चित और सुकल्पित एक लक्ष्य होता है। इसमें केवल एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या प्रबल होती है। कार्य कारण की घटनावली अथवा कोई गौण परिस्थिति अथवा समस्या के समावेश का उसमें स्थान नहीं होता। वह तो समूचा ही केंद्रीभूत आकर्षक है। संस्कृत साहित्य में एक अंक वाले कई रूपक उपरूपक मिलते हैं। हिंदी के प्रारंभिक एकांकियों की रचना के लिए संस्कृत की यह रूपक परंपरा एवं आधार रही है। संस्कृत नाट्य परंपरा के साथ साथ हिंदी एकांकी को पश्चिमी नाट्य परंपरा से प्रभावित भी माना गया है। 7-8 दशक पूर्व लंदन के प्रेक्षागृहों के अधिकारी रंगशाला में पहले पहुंच जाने वाले दर्शकों के मनोरंजनार्थ छोटे मोटे नाटकों का आयोजन कर दिया करते थे। इन्हें कार्टेन राइजर कहा जाता था। यही कार्टेन राइजर बाद में एकांकी की पृष्ठभूमि बने। ये नाटक प्रमुख नाटकों के पहले अभिनीत होते थे। इसी तरह हिंदी एकांकी ना तो देश की परंपरा से अविच्छिन्न है, ना तो अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्ति है। संस्कृत का नाट्य साहित्य अत्यंत समृद्ध एवं विविध रूपी रहा है। रूपकों के भेद का जितना सूक्ष्म विश्लेषण संस्कृत साहित्य में हुआ है उतना संभवतः किसी और साहित्य में सुलभ नहीं है, पर हमें स्वीकार करना
ही होगा कि तकनीक के स्तर पर हिंदी एकांकी बोनार्ड शाह एवं इम्बसन से पूरी तरह से प्रभावित रहे हैं। हिंदी एकांकी के विकास में संस्कृत के एक अंक वाले नाटकों के योगदान को स्वीकार करना समुचित होगा। एकांकी का विकास किस तरह हुआ? उसे हिंदी के पहले एकांकी के संबंध में मतभेद है। डॉक्टर रामनाथ सुमन डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता मानते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, डॉक्टर रामनाथ सुमन डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता मानते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र इसका सूत्रपात भरतेंदु से स्वीकार करते हैं। डॉक्टर सोमनाथ गुप्त एकांकी नाटकों का प्रारंभ प्रसाद के एक मुठ से मानते हैं। जहाँ तक एक अंक वाले नाटकों का प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में भी भार व्यायोग अंग वीथी गोष्ठी तथा नाट्य रासक एक ही अंग के होते हैं। भारतेंदु युग में इसको बांटा गया है। एकांकी का विकास बांटा गया। भारतेंदु युग सन 1872-1910, प्रसाद युग 1911-1930, रामकुमार वर्मा 1930 से 1947, स्वतंत्रोत्तर युग 1947 से अब तक। तो भारतेंदु युग माना गया 1872 से 1910 तक। तो भारतेंदु नाटक एवं रंगमंच को नया रूप देना चाहते थे। इसकी पृष्ठभूमि में तत्कालीन पारसी थिएटर की फूहड़ रंग प्रस्तुतियाँ थी, जिसके चलते भारतीय समाज नाटक एवं नाट्याभिनय का विरोधी था। भारतेंदु जी इस स्थिति में दुखी थे और भारतीय संस्कृति की इस विशिष्ट परंपरा को पुनर्प्रतिष्ठित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस दिशा में पहल की और केवल नाटक ही नहीं लिखे बल्कि अपनी रंग संस्था की स्थापना की, नाटक खेले और उसमें अभिनय किया। भारत दुर्दशा, धनंजय विजय, पाखंड, विडंबन, विस्मय, विषमोधम यदि संस्कृत रूपक उपरूपकों से प्रभावित हैं तो वैदिकी हिंसा न भवति, भारत जननी, सती, प्रताप एकांकी हैं जो संस्कृत नाट्य शास्त्र से प्रभावित हैं। इस युग के एकांकियों में अपने समय की उन समस्याओं को विषय वस्तु के रूप में ग्रहण किया गया है जो देशवासियों के मन में आत्मगौरव का भाव जगा सके और जो सामाजिक कुरीतियों की ओर उसका ध्यान आकृष्ट कर सके। प्रसाद युग, इस काल में राष्ट्रीय, सामाजिक, नैतिक, पौराणिक, धार्मिक एवं आदर्शवादी एकांकियों का लेखन हुआ है जिसमें नवीनता का प्रबल आग्रह था। इस काल में संस्कृत के नांदी प्रस्तावना, भरत वाक्य हिंदी एकांकी से तिरोहित होने लगे। उनके स्थान पर पश्चिमी नाट्य शैली का प्रभाव और रंग पड़ने लगा। इस दौर के एकांकीकारों में G.P. श्रीवास्तव, बद्रीनाथ भट्ट, पांडेय, बेचैन शर्मा और राम नरेश त्रिपाठी, सुदर्शन रूपनारायण आदि हैं। रामकुमार वर्मा युग 1930 से 1947, इस युग में हिंदी एकांकी में शिल्प की दृष्टि से नयापन आया है। भुवनेश्वर और रामकुमार वर्मा इस युग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकांकीकार हैं। भुवनेश्वर के कारवां में भाषा की शक्ति, उपमाओं की नवीनता, मनोरम शब्द विधान आदि के कारण अद्भुत आकर्षण आ गया है। इसी प्रकार रामकुमार वर्मा के एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात छायावादी कल्पना से मंडित आदर्शवादी दृष्टिकोण लिए हुए हैं। स्वतंत्रोत्तर युग 1947 से अब तक। 1947 में भारत की राजनीतिक स्वाधीनता विश्व इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना है। स्वाधीनता के बाद अनेक परिवर्तन तीव्रता से देश में घटित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध, देश का विभाजन आदि घटनाओं ने विश्व मानस को झकझोर दिया। इस काल से एकांकी में जहाँ एक ओर विषय वस्तु की दृष्टि से विस्तार एवं विविधता आई, वहीं दूसरी ओर रचना शिल्प अधिक परिष्कृत और परिमार्जित हुआ। इस काल के एकांकीकारों में मुख्यतः लक्ष्मी नारायण लाल, यक्ष प्रश्न, मम्मी ठकुराइन, ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, धर्मवीर भारती, नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज का नीलाभ, संगमरमर पर एक रात तथा सृष्टि का आखिरी आदमी। एकांकी के तत्व सामान्यतः एकांकी के 9 तत्व हैं, जिसमें प्रारंभिक 6 तत्व महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कथावस्तु, पात्र, संवाद, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, अंतर्द्वंद, संकलन त्रय और अभिनेता। परंतु कुछ विद्वान मात्र 3 तत्वों में ही उपयुक्त तत्वों को सम्मिलित कर लेते हैं। ये तत्व हैं कथावस्तु, पात्र और संवाद। कथावस्तु एकांकी के तत्व हैं कथावस्तु, पात्र, संवाद, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य और अंतर्द्वंद, संकलनत्रय और अभिनेता। कथावस्तु, लेखक के मन में विचार या भाव उत्पन्न होने पर ही आगे चलकर कथा बनती है। कभी कभी किसी वस्तु से ही
भाव या विचार पैदा होता है। एकांकी में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए एकांकीकार कथा के क्रम में आवश्यक परिवर्तन करता है, एक घटना को दूसरी घटना या क्रिया से जोड़ता है, अंतर्द्वंद की सृष्टि करता है, किसी पात्र का चमत्कारपूर्ण ढंग से प्रवेश कराता है, नई नई नाटकीय स्थितियों की योजना करता है। यह रचनात्मक तंत्र ही कथा वस्तु है। लेखक के मन में विचार या भाव उत्पन्न होने पर ही आगे चलकर कथा बनती है। कभी कभी किसी कथा से ही भाव या विचार पैदा हो जाता है, कभी कभी किसी कथा से ही भाव या विचार पैदा होता है। एकांकी में भाव और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए एकांकीकार कथा के क्रम में आवश्यक परिवर्तन करता है, एक घटना को दूसरी घटना या क्रिया से जोड़ता है, एक घटना को दूसरी घटना या क्रिया से जोड़ता है, अंतर्द्वंद की सृष्टि करता है, किसी पात्र का चमत्कारपूर्ण ढंग से प्रवेश कराता है, नई नई नाटकीय स्थितियों की योजना करता है। यह रचनात्मक तंत्र ही कथा वस्तु है। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है पात्र। एकांकीकार पात्रों के माध्यम से ही अपनी अनुभूतियों को दर्शकों तक पहुंचाता है। यदि पात्रों की संख्या अधिक हुई तो उनकी भीड़ में एकांकीकार के विचारों को खो जाने का खतरा बना रहता है। ऐसी स्थिति में पाठक या दर्शक नाटक के मूल भाव से तारतम्य नहीं कर पाता। एकांकी का मुख्य पात्र नाटक को अदोपांत प्राणवंत बनाता है। एकांकी के मूल भावना को दीप्त करने के लिए दो एक और पात्रों की भी योजना की जाती है। एकांकी में पात्रों का चरित्र नाटकीय परिस्थितियों भीतर बाहर के संघर्षों के सहारे संकेतित रहता है। एकांकी के चरित्र चित्रण में स्वाभाविकता, यथार्थता और मनोवैज्ञानिकता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। प्रत्येक पात्र के क्रियाकलाप में कार्य कारण भाव अवश्य संकेतित होना चाहिए। संवाद ही एकांकी के प्राणवान और जीवंत बनाता है। कथा वस्तु में गतिशीलता लाने पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करने एवं पात्रों के उत्तर का प्रत्युत्तर देने के लिए संवाद की योजना की जाती है। संवाद बोधक, विलक्षण एवं व्यंग्य विनोद प्रिय होना चाहिए। वातावरण। एकांकीकार को कथा वस्तु, पात्र एवं संवाद की तरह वातावरण सृजन पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जिस घटना को वह चुनता है उसके वातावरण को एकांकी द्वारा मूर्त करना पड़ता है। एकांकी की कथा वस्तु सीमित होती है। भाषा शैली। एकांकी की भाषा शैली में नाटकीयता, प्रभाव, तनाव अधिक होता है। एकांकी की भाषा शैली में भाषा का प्रयोग पात्र के शिक्षा, सांस्कृतिक वातावरण, परिस्थिति के अनुरूप होना चाहिए। यदि पात्र का सांस्कृतिक स्तर ऊंचा है तो उसकी भाषा शिष्ट और शैली परिष्कृत होगी। उद्देश्य। एकांकीकार अपनी रचना द्वारा किसी घटना में सजीव प्रभाव की सृष्टि करना चाहता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक एकांकी का कोई न कोई उद्देश्य होता है जिसे एकांकीकार व्यक्त करता है। एकांकीकार का कोई भाव या विचार होता है जिसे वह दर्शकों तक प्रेषित करता है। वह अपने उद्देश्य की पूर्ति कथा वस्तु, पात्र एवं संवाद आदि के माध्यम से करता है। अंतर्द्वंद। जो एकांकी अंतर्द्वंद प्रधान होती है उनमें पात्रों के हृदय को उद्वेलित करने वाला संघर्ष ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। वही कथा को गतिवान बनाता है और कार्य व्यापार को आगे बढ़ाता है। अंतर्द्वंद पात्रों में तनाव के उतार चढ़ाव तथा द्वारा कथा के प्रति आकर्षक बनाए रखने में सहायक होते हैं। संकलन त्रय। एकांकी ने नाट्य शिल्प को सफल बनाने के लिए संकलन त्रय का आधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस एकांकी में देश, काल और कार्य व्यापार की अवनति पूर्ण रूप में पाई जाती है वही सर्वाधिक सफल एकांकी होता है। आज देश काल की अवनति का आग्रह पुराना पड़ गया है, वह आज के वैज्ञानिक युग में लगभग अर्थहीन हो गया है। संकलन त्रय के अंतर्गत देश, काल और कार्य व्यापार को समाहित किया जाता है। अभिनेता। एकांकी का सबसे महत्वपूर्ण गुण अभिनेता है। एकांकी रंगमंच पर खेलने के लिए ही लिखा जाता है। इसे रंगमंच पर एकांकी का सबसे महत्वपूर्ण गुण अभिनेता है। एकांकी रंगमंच पर खेलने के लिए ही लिखा जाना चाहिए। इसे रंगमंच पर अभिनीत होते हुए देखा जाए। ऐसी स्थिति में एकांकीकार के लिए आवश्यक है कि वह रंगमंच की विशेषताओं की जानकारी रखे। एकांकी में रंग सज्जा के साथ कुशल अभिनेताओं का होना भी जरूरी है, तभी वह उपयुक्त अभिनय करके दर्शक को अपनी ओर खींच सकेगा। इसलिए इसमें एकांकी के तत्व में कथा वस्तु, पात्र, संवाद, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, अंतर्द्वंद, संकलन त्रय और अभिनेता, ये एकांकी के तत्व हैं। इन्हें आपको याद करना होगा। अंडरलाइन मैंने करवा दिया है, इससे आपको याद कर लीजिएगा, इसे आप नोटबुक में लिख लीजिएगा एकांकी के तत्व को।